हेलो हाय हाउ आर यू, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फिल्मी राज़े। तो भाई जिसका आपको था इंतजार वो समय आ गया है। आज हम बात करेंगे उस फिल्म के ऊपर जिसका जिक्र हमारे इन सारे वीडियोस में एक बार तो हुआ ही है, यानी कि भारत की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म, सबसे ज्यादा दिन थिएटर में चलने वाली फिल्म शोले। तो भाई आपकी ही रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं ये वीडियो, और अभी आप जानेंगे ईस्टर एग्स, फन फैक्ट, ट्रिविया अबाउट दिस शोले। तो इस महा एपिसोड को शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो, बेल आइकन दबा लो, और ये मत भूलना कि उस रेड बटन को दबा के आपको ग्रे करना है, बिकॉज आई हेट रेड कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। रोल साउंड एक्शन। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के 2002 के रिसर्च के अनुसार भारत की टॉप 10 यानी अब तक की फिल्मों में से टॉप 10 फिल्में अगर निकाली जाए तो उसमें से शोले एक नंबर पर थी। फिल्मफेयर के 50वीं सालगिरह पर शोले को भारत की पिछले 50 वर्ष की सबसे बेहतरीन फिल्म के रूप से पुरस्कृत किया गया था। शायद आपको पता नहीं होगा, 1975 के बाद शोले एक बार फिर रिलीज हुई थी थिएटर्स में 1990 में, और उस वक्त उसकी लंबाई थी 198 मिनट्स की, और जब इसे होम मीडिया पे रिलीज किया गया यानी कि VHS पे रिलीज किया गया तब ये 204 मिनट्स तक लंबी थी। सोवियत यूनियन में अब तक भारत की बहुत सी फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन शोले को अब तक की सबसे सफल भारतीय फिल्म में गिना जाता है। इसी के साथ तब तक ये भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इसका रिकॉर्ड अगले 20 साल तक कोई भी फिल्म तोड़ नहीं पाई थी, और 20 साल बाद इसका रिकॉर्ड टूटा हम आपके अकाउंट की वजह से। द ग्रेट डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा, इनके सेवन समुराई इस फिल्म पे शोले के बहुत से प्लॉट्स बेस्ड है। भारत में डकैत या डाकुओं के ऊपर सिनेमा बहुत से बने हैं, लेकिन शोले उनमें सबसे बेस्ट फिल्म मानी जाती है। इसकी एक खास बात यह भी है कि शोले का लुक तो वेस्टर्न है लेकिन लहजा पूरा इंडियन। तो भाई गब्बर सिंह कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं है। गब्बर सिंह नाम का एक असली डकैत ग्वालियर में 1950 में काफी चर्चा में था, जो पुलिस को पकड़कर उनके कान और नाक काटने के लिए बदनाम था, और शोले के गब्बर इसी पे बेस्ड है। हमारे गब्बर सिंह की भाषा गंगा जमुना के दिलीप साहब के डकैत कैरेक्टर गंगा पे बहुत सी बेस्ड है, जो कि खड़ी बोली और अवधी की मिक्स्ड है। क्यों गब्बर सिंह भारत की अब तक की डकैत फिल्मों में प्ले किया गया सबसे बेस्ट किरदार माना जाता है? क्योंकि गब्बर सिंह से पहले डाकुओं को धोती, कुर्ता, पगड़ी, लाल टीका लगाए हुए दिखाया जाता था, जो कि मां भवानी के उपासक रहते थे। लेकिन पहली बार गब्बर सिंह ने इस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया। मिलिट्री के ड्रेस में एक डाकू को उन्होंने पेश किया था, जो किसी भी टाइप से मां भवानी का उपासक नहीं लग रहा था। इस फिल्म में असरानी जी का जो कैरेक्टर है जेलर साहब का, वो काफी हद तक हिटलर से मिलता जुलता था। इसलिए जावेद अख्तर जी ने असरानी जी को निरीक्षण करने के लिए वर्ल्ड वॉर 2 नामक एक किताब भेज दी थी, जिसमें हिटलर के काफी फोटोज थे, और असरानी जी ने अपने FTI के टीचर से भी हिटलर के बात करने के तरीकों को और इसके बारे में सुना था, और उन्होंने इसी सारी चीजों को इस्तेमाल करके अपने रोल को इस फिल्म में बेहतर बना दिया। इसी के साथ असरानी जी अपना हर सेंटेंस खत्म होने के बाद एक आवाज निकालते थे, हा करके। तो ये जो तकिया कलाम था वो भी जैक लेमन के द ग्रेट रेस के परफॉर्मेंस से इंस्पायर्ड है। अब जगदीप जी का सूरमा भोपाली, ये कैरेक्टर जगदीप जी के पहचान के एक आदमी से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम था सूरमा, और वो थे भोपाल से, इसलिए बने सूरमा भोपाली। और इसी सूरमा भोपाली कैरेक्टर को जगदीप जी ने आगे 2 फिल्मों में कंटिन्यू किया है। एक तो उन्होंने इस नाम की फिल्म ही बना डाली थी सूरमा भोपाली, और दूसरे उन्होंने अंदाज अपना अपना में जब सलमान खान के पिताजी का रोल प्ले किया है, उसमें वो भोपाली नाम के कैरेक्टर बने हैं। इस फिल्म में गब्बर के रोल के लिए पहली पसंद थे डैनी डेंगजोग्बा,
लेकिन वो फिरोज खान की धर्मात्मा में काफी बिजी थे और उनकी शूटिंग कंटिन्यू अफगानिस्तान में चल रही थी। समय ना मिलने की वजह से वो इस फिल्म में काम नहीं कर पाए और उनकी जगह आए नए नवेले अमजद खान साहब। जब अमजद खान साहब इस रोल के लिए फाइनल हो गए तो चंबल के डाकुओं के बारे में जानने के लिए उन्होंने एक किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था अभिशप्त चंबल। और इसकी खास बात आगे है। इस किताब के लेखक थे तरुण कुमार भादुरी, यानी कि हमारे जया भादुरी के पिताजी। एक्चुअली संजीव साहब को गब्बर के रोल करने की काफी मनीषा थी। वो ये चाहते भी थे कि सिप्पी जी ये रोल उन्हें ही दे, लेकिन रमेश सिप्पी जी चाहते थे कि संजीव जी को ऑडियंस की सिंपैथी मिले, ना कि ऑडियंस का हेट। इसलिए उन्होंने उनसे ठाकुर का रोल करने की गुजारिश की। रमेश सिप्पी जी अपनी फिल्म में सारे बड़े स्टार्स लेना चाहते थे। उन्होंने वीरू के रोल के लिए धर्मेंद्र जी को तो फाइनल कर ही दिया था, लेकिन जय के रोल के लिए वो शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे। लेकिन सलीम जावेद जी ये रोल अमिताभ बच्चन ही करे ऐसा चाहते थे और फिर धर्मेंद्र जी के सजेस्ट करने पे आखिरकार सिप्पी जी को अमिताभ बच्चन को ही इस फिल्म में लेना पड़ा। अब ये तो पता चल गया कि धर्म जी के सजेस्ट करने पर ही अमित जी को शोले में लिया गया, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट तो आगे है। अब तक धर्मेंद्र जी और अमित जी ने एक साथ 3 फिल्मों में काम किया है, शोले, चुपके चुपके और राम बलराम। और ये तीनों फिल्मों में धर्मेंद्र जी के सजेशन पर ही अमिताभ बच्चन को लिया गया है। जैसे संजू जी को गब्बर वाला रोल करना था, वैसे ही धर्म पाजी को ठाकुर वाला रोल करना था, लेकिन सिप्पी जी ये नहीं चाहते थे और उनको पता था धर्म जी को समझाना कितना मुश्किल है। वो किसी भी हालत में धर्म जी को फिल्म से खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ट्रिक का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा अगर धर्म जी ठाकुर करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन फिर वो वीरू का रोल संजीव कुमार जी को देंगे, जिनके साथ हीरोइन होगी हेमा मालिनी। बस फिर क्या था, केवल संजीव कुमार ये हेमा मालिनी के साथ रोल ना करे, इसलिए धर्म जी ने वीरू का रोल स्वीकार लिया, क्योंकि उन्हें पता था उस वक्त संजीव कुमार जी हेमा मालिनी को लाइक करते थे। वैसे तो ठाकुर के रोल के लिए लिस्ट काफी बड़ी थी। बहुत से क्रू मेंबर को लगता था कि इस रोल के लिए प्राण साहब बेस्ट रहेंगे। तो सलीम जावेद जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है, ये कैरेक्टर लिखा है, उनको लगता था कि दिलीप साहब इस रोल के लिए बेस्ट रहेंगे। लेकिन सिप्पी जी को तो संजीव कुमार पर ही भरोसा था, वो उन्हीं के नाम पे अड़े थे। आखिरकार सब मिलजुल के दिलीप साहब के नाम पे फाइनल तो हो गए, लेकिन खुद दिलीप साहब ने ही इस रोल को स्वीकारने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, दिलीप साहब के मना करते ही ये रोल अपने आप चला गया संजीव कुमार जी के पास। और आज भी दिलीप साहब अपने इस फिल्म को ना स्वीकारने के निर्णय को अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। तो कर्नाटक में बैंगलोर के रामनगर के यहाँ पे इस फिल्म का पूरा सेट लगाया गया था। इस फिल्म के आर्ट डायरेक्टर राम एडेकर ने पूरा का पूरा गांव ही इस फिल्म के सेट के तौर पे बसा दिया था। बाद में इस गांव को नाम दिया गया सिप्पी नगर। और जो जेल का सेट हमें दिखाई देता है, वो सेट मुंबई के राजकमल स्टूडियो में लगाया गया था। और जिस पहाड़ पे गब्बर की पूरी टोली रहती है, वो पहाड़ आज भी शोले रॉक के नाम से टूरिस्ट लोगों में फेमस है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था इस महा एपिसोड को शुरू करने जा रहे हैं, तो बस महा एपिसोड कहने का रीजन यही था कि यह सिलसिला हम कंटिन्यू सिर्फ अगले एपिसोड में नहीं बल्कि उसके अगले एपिसोड में भी करेंगे। यानी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो मेरे पास जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उससे 3 पार्ट आने की संभावना है। मेरी सर्चिंग अभी भी चल रही है, कुछ पॉइंट्स मिले तो 4था एपिसोड भी जरूर आएगा। अगर आप आगे भी इस महासंग्राम में हमसे जुड़ना चाहते, कोई भी इन्फो मिस करना नहीं चाहते, तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बस जाइए उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे ग्रे कर दीजिए, क्योंकि यू ऑल नो आई हेट रेड कलर। तो तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा। टाटा, बाय बाय, सी यू, सायोनारा, पुनः भेटू, अस्ताला विस्ता बेबी।